आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम एवं अधिगमकर्ता, मतलब लर्निंग एवं लर्नर। तो ये जो टॉपिक मैं आज आपको बता रहा हूँ, इससे संबंधित कुछ टॉपिक पहले भी मैं पूरे करा चुका हूँ। जैसे मतलब लर्निंग है या शिक्षार्थी हैं। शिक्षार्थी और लर्नर में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी यूजीसी ने अपने आप जो सिलेबस है उसमें एक चीज़ जोड़ी हुई है, अधिगम एवं अधिगमकर्ता। तो इससे संबंधित कैसे प्रश्न आ चुके हैं और मैंने मोस्टली वही क्वेश्चन उठाए हैं जो 2019 में पूछे जा चुके हैं। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो 2019 के प्रश्न हैं वो पूछे जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2019 में वो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों पे कौन कौन सी चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए। और इससे पहले मेरा वीडियो था जो आपने देखा था मूल्यांकन प्रणाली का, इवैल्यूएशन सिस्टम का, तो उसमें एक प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था कि कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आप मोस्टली लोगों ने सही दिया है आंसर, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उसमें नो डाउट। तो ये जो आंसर है वो आपको बताना था। जितने लोगों ने सही दिया है अच्छी बात है, जिन लोगों से गलती हुई है वो लोग समझ लें कि आखिर क्या बात है, कहाँ पर हमें क्या क्या समझना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और नीचे जो A, B, C, D 4 दिए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन वाकई में सही है। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अगर इसको बहुत डीप में समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को आप खाली इतना ही समझिए कि जब शिक्षण कार्य चल रहा हो और साथ में ही हम उसका मूल्यांकन करते चलें। ऐसा नहीं है कि एक क्लास चल रही है, अब साल भर के अंत में जो है पेपर होगा वही इवैल्यूएशन माना जाएगा। नहीं, जो भी क्लास चल रही है साथ में हम जितने प्रकार के इवैल्यूएशन कर सकते हैं वो सारे। तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है वो भी काफ़ी ऐसे हैं जिसको आप आराम से समझ सकते थे। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। तो एक मूल्यांकन वृद्धि कर रहा है किसी के कार्यभार में, मतलब जो वर्कलोड है वो बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है। सतत व्यापक मूल्यांकन इसीलिए काम में लाया जाता है ताकि जो लोड है वो कम हो। भाई, शिक्षण के साथ साथ मूल्यांकन में क्या होगा कि लोड जो है एकदम से नहीं आएगा, वो साथ साथ में चलता रहेगा, तो इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट तो यहीं पे कट हो जाता है। यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। प्राप्तांक का मतलब नंबर को ग्रेड में लाता है। अब देखिए, मूल्यांकन करता क्या है, नंबर जो एक प्रथा चल रही है, आज भी चल रही है, उसको ग्रेड में चेंज होना है। ए है, ए ग्रेड आई, बी ग्रेड आई, और मान लीजिए एग्जैक्टली आपके 93% आए और 51% आए, तो ये चीज़ एक परसेंटेज होती है, और परसेंटेज कहीं ना कहीं नंबरों को शो करता है। इन्हीं चीज़ों को हम इसलिए कर देते हैं कि भाई 90 से जो 95 है ये A+ माना जाएगा एज ए रूल, कि मतलब भाई 95 और 90 तक जो नंबर ला रहे हैं वो सही है बच्चे, वो A+ की ग्रेडिंग में लाए जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन। तो ये भी सही है। ये छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सही, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। और ये परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो बिल्कुल, जब साथ में मूल्यांकन चलेगा और आपको बार बार किसी छोटे मोटे टेस्ट से गुजरना हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़, डर जो है वो कम लगेगा आपको, है ना। तो ये ऑप्शन जो सी है यहाँ पर, ये सही हो जाता है, क्योंकि 2, 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो जिन्होंने सी बताया था वो बिल्कुल सही हैं और वो समझ रहे हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चनर पे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले, विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम महत्वपूर्ण है। हर हालत में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो यहां पर प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। न्यूनतम रूप का मतलब क्या होगा। न्यूनतम रूप का मतलब ये होगा कि ऐसी कौन सी इसमें 4 प्रकार की क्षमताएं दी हुई हैं जो कम जरूरत हो जिसकी। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत ही ना हो, लेकिन कम ज़रूरत हो, लेकिन बाकी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब
यहीं पर प्रश्न जो यूजीसी नेट के होते हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये जब चारों चीज़ों की ज़रूरत है तो ये कैसे पता लगाएंगे कि इनकी ज़रूरत कम है। अब समझिए, संज्ञानात्मक सक्षमता हो, चाहे भावनात्मक सक्षमता हो, विधिक सक्षमता हो या सामाजिक क्षमता, ये सभी आवश्यक हैं किसी भी एकेडमिक जो हमारी सक्सेस है उसके लिए। अब संज्ञानात्मकता होती क्या है, मैंने कई बार आपको बताया है कि संज्ञानात्मक में कई प्रकार का ज्ञान हो, है ना, जिसको हम कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं, जो कि जीन पियाजे ने इसकी थ्योरी भी दी थी और ये कहा था कि जब आपके दिमाग में कई प्रकार से विचार आए, कई प्रकार की अवधारणाएं आती हैं और कई प्रकार से आप किसी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं, तो वो संज्ञानात्मक सक्षमता हो सकती है। भावनात्मक यानी कि इमोशनल एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, किसी चीज़ को किस तरीके से समझना है। अगर आप किसी चीज़ की इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक कमी हो सकती है। विधिक सक्षमता मतलब जो भी रूल रेगुलेशंस बने हैं स्कूल से संबंधित या समझ लीजिए कोई बुक से रिलेटेड किस तरीके का पाठ्यक्रम है और उसको कितना टाइम में ख़त्म करना है, तो वो आप कितने सक्षम हैं उस पाठ्यक्रम को समय के साथ ख़त्म करने में, तो कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है। और सामाजिक सक्षमता तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामाजिकता क्या है, क्योंकि सामाजिक के जो हमारी अगर सक्षमता नहीं है तो हम बाकी जो क्षमताएं हैं उसका करेंगे क्या, क्योंकि हमें जो भी क्षमता हमें मिली हुई है उसको समाज पे ही रखना है, समाज से के साथ लेके चलना है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कमी जो दिखाई दे रही है वो विधिक सक्षमता में दिखाई दे रही है कि भाई अगर कोई पाठ्यक्रम को थोड़ा पहले या बाद में भी ख़त्म कर लिया जाए तो इतना इशू नहीं है हमारी एकेडमिक सक्सेस के लिए। हमारी शैक्षिक उपलब्धि विधिक सक्षमता से इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती जितनी कि बाकी जो पॉइंट दिए हुए हैं उनसे भी हो सकती है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन कहीं और भी आ जाए और भी आपके सामने ऑप्शन हो तो उसमें मान लीजिए कौन कौन सी चीज़ें अकादमिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं ये पूछ लिया जाए, तो ये 3 ऑप्शन तो याद ही रखिएगा। मैं ऑप्शन आपको और बता दूं कि वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण भी एक प्रकार का विद्यालय वातावरण, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि के लिए एक जो है टॉप पॉइंट हो गया। ऐसे ही सामाजिक आर्थिक स्तर भी महत्वपूर्ण हो जाता है कहीं ना कहीं। पारिवारिक वातावरण ये तो सामाजिक सक्षमता के अंतर्गत ही आ जाएगा और जो भी शैक्षिक की आकांक्षा स्तर होता है वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विधिक सक्षमता यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। सीखने के लिए अधिगम, कुछ चीज़ सीख रहे हैं उसके लिए हमें लर्निंग करनी है, तो लर्निंग फॉर लर्निंग, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लर्निंग फॉर लर्निंग आ रहा है, ठीक है। तो लर्निंग के लिए लर्निंग में कौन सी चीज़ सबसे उपयुक्त दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अधिगम के अंतरण के अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजन करना। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा दक्षता ग्रहण करने के लिए उन्हें कार्य सौंपना, निरंतर परीक्षाएं आयोजित करना। काफी सब तो सही लग रहा है मुझे कि कहीं प्रोत्साहित करने के लिए सारे काम किए जा सकते हैं, कौन दिक्कत है भाई, इसमें तो सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको ढूंढना है बेस्ट, कौन सी चीज बेस्ट हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अधिगम के अंतरण के लिए अवसर बढ़ाने के लिए शिक्षण आयोजन। यहां पर अंतरण का क्या मतलब होता है, यहां अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, किसी भी जो आपने अभी तक सीखा है उसको और अच्छा कैसे किया जाए, इसीलिए कहा जा रहा है सीखने के लिए अधिगम। सीखने के लिए सीखना, कोई चीज़ आप सीख तो चुके हैं, मान लीजिए आपने साइकिल सीखी है और आज आपको बाइक सीखनी है, तो किस तरीके से, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करेंगे तभी हमको मौका मिलेगा कि हाँ भाई आज हम इसको फिर से दोहराते हैं, इसको फिर से करके देखते हैं, नए टाइप से करके देखते हैं। तो यहाँ पर उस शिक्षण का आयोजन करना होता है। कहीं ना कहीं ये जो सी ऑप्शन है वो भी सही है, दक्षता ग्रहण करने के लिए मतलब स्किल बढ़ाने के लिए भी कार्य सौंपना भी सही है,
लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने लर्निंग के लिए लर्निंग पूछा था, इसलिए अंतरण वाला यानी कि अधिगम के अंतरण का जो ऑप्शन है ये ज्यादा सही हो जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको सीधे आंसर देना पड़ेगा, कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है। आपने पढ़ा है तो आंसर आपके सामने है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आंसर आपके सामने नहीं है, सीधी सी बात है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो दिया था हाँ होवार्ड गार्डनर ने, जो कि डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस क्वेश्चन से ये सिद्ध हो रहा है कि बुद्धि के सिद्धांत यानी कि जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो भी पूछी जा सकती है आपकी। इंटेलिजेंस थ्योरी को बहुत डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि किस थ्योरी में हल्का फुल्का क्या पूछा गया है। अब जैसे अगर आपने बीएड वगैरह किया है या एजुकेशन सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि बुद्धि के सिद्धांत कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेकिन मेन तो कम से कम पढ़ लीजिए अगर आप नहीं भी हैं एजुकेशन से जुड़े हुए तब भी। जैसे एक कारक सिद्धांत होता है ना, एक कारक सिद्धांत है, इसको पढ़ लीजिए। द्विकारक है, तो बहुत छोटे छोटे हैं। द्विकारक है, स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक है, ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। और इस तरीके से ये छोटे छोटे वाले हैं, लेकिन यहाँ लिखा है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गार्डनर ने दिया था। एक और पूछा जाता है बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसका नाम है मल्टीपल फैक्टर इंटेलिजेंस। ये काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैंने फिलहाल अपने जितने भी इंटेलिजेंस के वीडियो बनाए हैं उसमें आपको कोशिश की है कि कोई कमी ना रहे, तो लेकिन फिर भी कोई कमी होगी तो आप लोग बता ही देते हैं कमेंट बॉक्स में, अच्छी बात है। तो ये जो कंफ्यूजन होती है छोटे छोटे वर्ड्स की, यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर लिखा है बहुबुद्धि सिद्धांत तो होवार्ड गार्डनर का है, अगर लिखा है बहुकारक सिद्धांत तो ये हो जाता है थॉर्नडाइक का। ठीक ऐसे ही और भी सिद्धांत हैं, जैसे त्रिविमीय यानी कि 3D मॉडल जो है वो किसने दिया था, तो वो जो है हमारे गिलफोर्ड ने दिया था, है ना। तो ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 3D मॉडल दिया था, कौन थे? गिलफोर्ड। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ लीजिएगा। और तैयारी करनी है तो अच्छे से होनी चाहिए। तो जितने भी बुद्धि सिद्धांत हैं कम से कम उनके जो भी जिन्होंने बनाया है उनके नाम आपके पास होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, हल्के फुल्के जो बहुत इंपॉर्टेंट है बस वही याद करिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। बात करते हैं शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु किसने प्रस्तुत किया। तो ये भी एक नाम पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और याद है तो बता देंगे आप लोग। जी हाँ, ये दिया था एडगर डेल ने। एडगर डेल ने अनुभव का शंकु बनाया था और इसको लगभग 11 भागों में विभाजित किया था। ये इस तरीके से है, नीचे से ऊपर की ओर। वैसे भी मैस्लो ने भी दिया था, लेकिन मैस्लो का जो शंकु है वो अलग है, वो लर्निंग का थ्योरी अलग है, वो जो है व्यक्तित्व से यानी कि पर्सनालिटी से रिलेटेड करता है। यहाँ अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभव का शंकु किसने दिया था, तो एडगर डेल ने दिया था। 11 भागों में इसको डिवाइड किया था और कहीं ना कहीं इसका जो बेस बनाया था वो था कि बच्चों का जो सिखाने का तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए। तो वो सिखाने का जो तरीका है वो स्टार्टिंग होनी चाहिए प्रेजेंट से, प्रत्यक्ष चीज़ें कौन कौन सी। मान लीजिए आपको किसी बच्चे को दिखाना है कि भाई कुत्ता कैसा होता है, तो कुत्ता दिखाइए एग्जैक्टली, तभी उसको समझ में आएगा ये कुत्ता है। अगर मान लीजिए आपने उसके दिमाग में डाल दिया एक शब्द कि हाँ भाई कुत्ता ऐसा होता है, तो शायद वो ओरिजिनल में किसी कुत्ते को देखकर जान ही ना पाए कि क्या चीज़ है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं, तो जो भी हमारे टीचिंग मॉडल्स होते हैं, टीचिंग चार्ट होते हैं, जो भी टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, उसकी सहायता से हम धीरे धीरे उसको कम करते हुए अमूर्त चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अगर हम वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, कोई शब्द भी यूज़ कर रहे हैं अंत में जाकर, तो हम उसको सीख सकते हैं। तो उसी के मॉडल को उन्होंने अपने शंकु में बताया है। और ये याद रखिएगा, अनुभव का शंकु एडगर डेल ने दिया था। बाकी थोड़ा बहुत मैंने जो आपको बताया, इस पॉइंट को भी दिमाग में रखिएगा। अभी वीडियो मैंने नहीं बनाया है इस पर, कोशिश करेंगे इसको जल्दी ही आपके सामने लाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विश्लेषण स्तर और सृजनात्मक स्तर। तो 3 स्तर हैं और इस 3 स्तर में ये चीज पूछी गई है कि कौन कौन सी चीज आपस में मैच करती है। तो स्मृति स्तर देखिए 3 प्रकार के स्तर होते हैं, अगर आप उसको समझें 3 प्रकार के, ठीक है, थोड़ा बहुत शंकु से मिलता जुलता है। तो ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं स्मृति स्तर, जो छोटे बच्चों के लिए होता है। जो मिडिल में बच्चे होते हैं उसको कहते हैं अवबोध स्तर, और बाद में कौन सा आता है, सृजन स्तर। 3 प्रकार के स्तर बनाए गए हैं और विश्लेषण स्तर थोड़ा सा अलग से जोड़ दिया गया है, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। इसलिए आप ये समझ लीजिएगा जो स्मृति स्तर है बच्चों के लिए है, अवबोध स्तर जो थोड़ा सा समझने वाले बच्चे हो चुके होते हैं, जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है। अवबोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग और सृजन मतलब क्रिएशन, जो खुद कुछ क्रिएट कर सकें अपने दिमाग में। तो जो स्मृति स्तर है उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा मैच कर रहा है। कोई वीडियो अगर आपको क्वेश्चन बहुत लेंदी लगा करे तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, आराम से इसको पढ़ के अपने आप आंसर पहले सोच लिया करिए। हम तो जो है फ्लो में बोलते रहेंगे तो आप हो सकता है पढ़ ना पाएं, तो ऐसा करना जो है आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। स्मृति स्तर क्या है, ये है किसी भी सूचना को अनुस्मरण करना, मतलब इंफॉर्मेशन। बस आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई है, अब आप इसको जितनी देर भी अपने स्मृति में रह सकते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी। अब मेमोरी में वो चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं, आप समझ कुछ नहीं रहे, आपको सुना दिया गया, आपको एक सॉन्ग सुना दिया गया, हाँ भाई सॉन्ग अच्छा है, बस आपके मेमोरी में है, लेकिन आप ना ही आप उसके डीप में जा रहे हैं, ना उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये होता है स्मृति स्तर। अवबोध स्तर क्या कहता है कि कुछ समझने का प्रयास करना, जैसे बी का पहला, दी गई संकल्पना को उदाहरणों की पहचान, मतलब कुछ समझेंगे कैसे। मान लीजिए आपने कहा कि ये कुत्ता जो है एक जानवर है, तो कुत्ते को पहले समझना पड़ेगा कि किस तरीके का। बिल्ली एक जानवर है, एक बच्चा कैसे समझेगा कि ये जानवर है, ये कीड़ा है, ये बर्ड है, उसको किसी उदाहरण के माध्यम से समझाना पड़ेगा। इसको कहते हैं बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद विश्लेषण स्तर। विश्लेषण का मतलब ही होता है किसी चीज को तोड़ना, है ना, तोड़ना, और फिर जब उसका सिंथेसिस कर देते हैं मतलब उसको जोड़ना। तो विश्लेषण में हम कई भागों को क्या कहते हैं, तोड़ देते हैं सूचनाओं को, ताकि इसको इजीली हम समझ सकें, है ना। जैसे आप विज्ञान को समझते हैं, विज्ञान को अगर समझना चाहते हैं तो क्या, विज्ञान को जब आप बड़ी क्लासों में जाते हैं तो रसायन विज्ञान अलग हो जाता है, भौतिक विज्ञान अलग हो जाता है, और जो बायो होती है यानी जीव विज्ञान अलग हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं किसी चीज को समझने के लिए। ऐसे ही किसी लेसन को समझना है तो उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें वो चीज़ अच्छी लगे। कभी आप किसी बुक को देखिए जिसमें पैराग्राफ होते हैं तो उसको आपको पढ़ते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। जिसमें कोई पैराग्राफ ना हो, बस एक कोने से शुरू किया लास्ट में ख़त्म कर दिया, तो उस बुक को पढ़ने में आपको काफ़ी बोरियत लगेगी, और अगर समझने वाली बात है तो शायद उसको उस चीज़ को समझना भी बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया सी, और डी का जो है उसको हम जोड़ेंगे 2 से, क्योंकि नए विचारों को उत्पन्न करने का काम होता है सृजन स्तर यानी कि क्रिएशन लेवल में। तो इस हिसाब से आपका डी सही हो जाता है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च संज्ञानात्मक परिणाम का उदाहरण है। वाह वाह भाई, संज्ञानात्मक स्तर की बात हो रही है। जीन पियाजे का वीडियो जरूर पढ़िए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने एक टॉपिक लिया था, उसमें भी संज्ञानात्मकता की बात करी जा रही थी और यहाँ भी संज्ञानात्मकता की बात हो रही है। तो कॉग्निटिव लेवल जो आउटकम पूछा जा रहा है कि कौन सा उच्च संज्ञानात्मक परिणाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपने अगर आपने पढ़ा होगा जो हमारा जीन पियाजे का वीडियो है, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको अगर आप पढ़ते तो एक बार में ही आप बता देते तो यहाँ पर कौन सी बात करी जा रही है, कहाँ पर संज्ञानात्मकता हाई लेवल पर होती है। जीन पियाजे ने 4 भागों में बांटा था, चौथे का क्या नाम रखा था, है ना। तो फिलहाल ये मैं वीडियो पूरा नहीं यहाँ पे डिसाइड ले रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सी सही है। अवधारणाओं और अमूर्तों का अधिगम जो होता है वो हाई लेवल पर होता है, और उसे ही कहते हैं कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग।
एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है और निम्नलिखित में से जो किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। एक अध्यापक विद्यार्थियों की अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। अगर आपने हमारा मूल्यांकन वाला वीडियो देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी इजी लगेगा ये क्वेश्चन हल करना। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चनिंग वाला वीडियो बनाया था वो भी मूल्यांकन से संबंधित था, तो उम्मीद है वो भी अगर आपने सही से देखा है तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे। जो अध्यापक है विद्यार्थियों की अधिगम की कठिनाइयों को दूर करना चाहता है। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के मूल्यांकन इस समय डिवाइड किए गए हैं। जैसे एक तो होता है निर्माणात्मक, दूसरा होता है योगात्मक और तीसरा होता है निदानात्मक, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। यहाँ पर बात करी जा रही है अधिगम की कठिनाइयों को दूर कैसे करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका नैदानिक में। किसी भी समस्या का डायग्नोस करना, किस तरीके से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। कोई बच्चा अच्छी राइटिंग नहीं लिख पा रहा है, कोई बच्चा किसी मैथ के इक्वेशन में बार बार फंस रहा है, तो भाई इसकी क्या समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाए, है ना। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा आपका और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो काफ़ी कठिन लगते हैं, तो कोशिश क्या करिए इंग्लिश में थोड़ा सा, आप अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तब तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि जो हिंदी है वो भी इस तरह से पूछी जाती है यूजीसी नेट में कि काफ़ी कंफ्यूज कर देती है। और जहाँ तक मेरा एक ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों जो पेपर देते हैं तो हिंदी में देते हैं और यूजीसी कहता है कि हिंदी को हम बिल्कुल सही नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कभी कभी कोई गलतियाँ भी आ सकती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदी में गलतियाँ आईं और लोगों ने सही तो कर लिया अपनी तरफ से, लेकिन बाद में पता चला कि इंग्लिश वाला सही था, उसमें कुछ और पूछा जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम भारत में रहकर भी हमें हिंदी को सेकेंड नंबर की पोजीशन मिली हुई है लैंग्वेज के मामले में, लेकिन अब जब मिली हुई है तो फिर क्या किया जा सकता है। खैर आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, स्व अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए, यहाँ इष्टतम लिखा हुआ है, लिखिए हमने ये गलती कर दी। इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है। अब यहाँ पे इष्टतम है तो इसकी इंग्लिश गलत है, विजुअलाइजेशन नहीं होगी, हायर होगी, ठीक है। इष्टतम मतलब एक अधिगम को सबसे अच्छा बनाने के लिए कौन से अभिप्रेरण सिद्धांत की सर्वाधिक सहायक हो सकता है, क्या हो सकता है। पुरस्कार और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावनाओं का सृजन करना, तद्वितीयत्व की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावनाओं का सृजन करना, और सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावनाओं को प्रदान करना, प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए सरोकारों को प्रोत्साहन देना। देखिए बात है स्व अधिगम की, सेल्फ, यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ लर्निंग की। हम खुद को कि अधिगम के मतलब हमारे अंदर जो अधिगम है, हम किस तरीके से एक अधिगम हमारे अंदर प्रेरणा जागृत हो कि हमें वही सीखना है। क्यों आपको ऐसा लगेगा? ऐसा आपको तभी लगेगा जब आपको लगेगा कि ये चीज़ मुझे आनी चाहिए, ये चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप अपनी आपकी सक्षमता को बलवान करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, उस क्रिएटिविटी से आप खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, तब ये चीज आएगी आपके अंदर। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम में शिक्षकों की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? शिक्षक की भूमिका पूछ रहे हैं अधिगम में। क्या पूछा जा रहा है? आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन में परिणत हो जाए, बिल्कुल सही है। आंतरिक विकास करना जिससे किसी के जाल में फंसने से बचा जा सके, कहीं ना कहीं ये भी सही है। प्रोत्साहन व नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना, जी हाँ ये भी सही है। सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना, जी हाँ ये बेस्ट है। जो डी है ये इसलिए बेस्ट है कि एक टीचर क्या होता है, एक टीचर एक मार्गदर्शक होता है, वो आपके साथ हर समय नहीं बैठा रहेगा। जब आप किसी समस्या में फंस रहे होंगे तो उस समस्या का निदान करना, और अगर आप उस चीज में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो किस तरीके से उसका उपचार किया जाए, इसका प्रबंध करना एक टीचर का काम होता है। तो ये एक अच्छी लाइन है और यही इसका सही आंसर है, डी।
ठीक है, बाकी भी सही लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोत्साहन देने का काम नहीं होता है, टीचर प्रोत्साहन भी देता है, नैतिक सहारा भी देता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे लग जाता है ना, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि वाकई में बेस्ट आंसर क्या है, क्योंकि अब यूजीसी नेट में बेस्ट पूछा जाता है, ना कि सही पूछा जाता है। अधिगम कैसे किया जाए कि महत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्वनिर्धारित अधिगम के व्यवहार और सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र को क्या कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाने के बजाय आप ये देखिए कि पूछ क्या रहा है। यहाँ ये इनका जो फोकस है ये है स्वनिर्धारित अधिगम। ये पूछ रहे हैं स्वनिर्धारित या स्व अधिगम, इसको आप स्व अधिगम भी कह सकते हैं। स्व अधिगम किस अध्ययन क्षेत्र के से संबंधित है? एस्टिमोलॉजी, एंड्रोगोजी, पेडागोजी, ह्यूटोलॉजी। लीजिए, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, वही बात लिखी हुई है और आप समझो कि आप क्या करें। तो एपिस्टेमोलॉजी अगर आपने देखा है तो उसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा कहते हैं, है ना। 3 प्रकार की मीमांसाएं होती हैं ना, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, द्रव्य मीमांसा। ऐसे ही जो दूसरा है एंड्रोगोजी, ये है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित। एंड्रोगोजी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। और जो पेडागोजी है ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा शास्त्र में जो कुछ है, शिक्षा कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, इससे संबंधित है। तो इसमें अध्यापक का भी मेन मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ह्यूटोलॉजी जो होता है, इसका शब्द आपने नहीं सुना हुआ, ये सेल्फ लर्निंग से संबंधित है, यानी कि स्व अधिगम से संबंधित है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा, ह्यूटोलॉजी। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत सरल सी ये जो है लर्निंग की परिभाषा पूछ रहे हैं और एक शब्द के रूप में पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सरल है और आज का आखिरी प्रश्न है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है क्या होगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और हम बताएंगे अगले वाले प्रश्नों की चर्चा वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे सब लाइव क्लासेस से। जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।